इन दिनों उत्तर प्रदेश के एक सांसद बहुत चर्चा में हैं। सांसद का नाम है चंद्रशेखर और वो नगीना सीट से सांसद हैं। उनके चर्चा में होने की वजह जो है, उनकी एक पूर्व प्रेमिका है जो सोशल मीडिया पर कई दावे कर रही हैं, जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। बात कर रहे हैं रोहिणी घावरी की। रोहिणी हमारे साथ हैं। रोहिणी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका वन इंडिया को समय देने के लिए। थैंक यू। रोहिणी, अभी हाल ही में आपने बताया था कि आप एक पुलिस स्टेशन गई थी उनके अगेंस्ट एफआईआर करने के लिए। उस दौरान क्या क्या हुआ? देखिए, मैं पिछले 4 महीने से एक एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए जो संघर्ष कर रही हूँ, उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी कि क्या ये हमारा ही देश है। क्या यहाँ पर अब भी एक सिर्फ एक लड़की की आवाज पहुंचाने के लिए, एक आवाज सुनने के लिए इतना संघर्ष करना होगा। लोगों के झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं एक एक दिन में जाके, लेकिन मैं एक प्रॉपर एविडेंस के साथ अपनी खुद की पूरी प्रोफाइल ले जाकर एक एफआईआर रजिस्टर नहीं करा पा रही हूँ। पहले इन लोगों ने ये बहाना बनाया कि वो लड़की विदेश में है, हम कैसे एफआईआर रजिस्टर करें। मैं इंडिया आई, 6 अगस्त को मैं इंडिया पहुंची। जैसे ही मैं वहां पर ये आईजीआई एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट के पास में जो पुलिस स्टेशन है, उस पर मैं पहुंची। वहां पर 10 घंटे इंतजार करती रही इस उम्मीद के साथ कि एफआईआर रजिस्टर होगी, क्योंकि वहां के एसएचओ डीसीपी ने मुझे बुलाया कि जब तक कि रोहिणी नहीं आएगी एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। फिर वहां जी। पर वो लोग एक आश्वासन देकर मुझे वापस इंदौर भेज देते हैं कि मैडम विद इन 24 आवर्स, क्योंकि ये नियम में है कि एक अगर पीड़िता आती है तो 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होती है। मैं इस विश्वास के साथ अपने घर वापस चली गई। लेकिन मैं देखती हूँ कि 1 महीने में वहां पर रहकर भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं 3 बार दिल्ली पुलिस के पास गई और बार बार बस यही कहा कि मैडम आज हो जाएगी, मैडम कल हो जाएगी, बस यही करते रहे। तो मैंने पुलिस के उस चेहरे को, एक हेल्पलेस फेस को देखा कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो बार बार इस चीज को जब महसूस किया, क्योंकि जब हम लोग लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या सीरियसली इतना डिफिकल्ट है एक एफआईआर रजिस्टर करना। जी। आपने किसी और थाने में कोशिश की एफआईआर दर्ज करवाने की? देखिए, जो केस हमारा बनता है वो एयरपोर्ट थाने पे बनता है, क्योंकि मेरे पापा जब सीपी से मिले संजय अरोड़ा जी से, तो उन्होंने मेरे पापा को 23 जुलाई को मेरे पापा की मुलाकात पहली संजय अरोड़ा जी से हुई। उस वक्त वो कमिश्नर ऑफ दिल्ली थे। तो उन्होंने पापा को मेरे एयरपोर्ट भेज दिया कि आपका केस वहां बनता है, मैं वहां के एसएचओ डीसीपी से बात करता हूँ, आप वहां पर जाइए। तो वहां पर जो प्रोफाइल लेकर गए तो उन्होंने ये सब चीजें की। लेकिन मैं एक नई चीज देखती हूँ, नॉर्मली ऐसे केसेस में ऐसा नहीं होता है कि केस ट्रांसफर हो जाए दूसरे थाने में। जहां आपका केस रजिस्टर होना चाहिए वहां से वो लोग कहीं और कर दे। लेकिन मेरे आने के 1 हफ्ते पहले इन लोगों ने मेरे केस को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया। जब मैंने इनसे इसकी वजह पूछी तो किसी ने मुझे इसका कोई वजह नहीं बताया। बोले ये तो सब ऊपर से होके आया मैडम, हम क्या करें। जो कि नॉर्मली मैंने जब ये सब ऊपर पुलिस से स्टेशन मतलब? पुलिस, ये मैं नहीं जानती कौन है ये ऊपर। बस ये जवाब मुझे बार बार मिलता है कि ऊपर से ये आदेश है, ऊपर से ये आदेश है। बाकी उन्होंने क्लियरली कभी बताया ही नहीं कि ऊपर से एक्चुअल में आदेश पुलिस को कौन दे रहा है। ठीक बात है। आप जब पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की, एफआईआर दर्ज नहीं की, तो आपने कोर्ट का सहारा लिया इस मामले में? एग्जैक्टली exactly। अब जब मैंने देखा कि पूरा अगस्त हो गया, मैं वहां पर रहकर भी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं इस बात को लेकर भरोसे में थी कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी, क्योंकि रूल्स तो ये कहते हैं कि पुलिस को आपकी एफआईआर रजिस्टर करनी है अगर कोई पीड़िता उनके पास जाती है तो। लेकिन मेरे केस में कुछ और ही चीज है, क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो इसीलिए अब 156(3) में जो एफआईआर के लिए जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू अब मैंने जाना शुरू किया है। इसकी वजह भी यही है क्योंकि मुझे मेरे कई लॉयर्स सजेस्ट किया कि मैडम जब वो आपकी पुलिस थाने में एफआईआर नहीं होने दे रहा है, तो वो थाने में वो कहीं ना कहीं कोर्ट की इस प्रोसेस को भी करेगा चेंज। कहीं ना ये कहीं इस आपको चीज को किसने भी बताया? लॉयर्स ने सजेस्ट किया कि वो आप कोशिश करो कि पुलिस ही करे, अदरवाइज ये मामला 1 साल तक खींच लिया जाएगा। क्योंकि जब आपकी पुलिस ही नहीं सुन रही है, जब प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, तो हो सकता है कि कोर्ट में भी डिले होने के चांसेस है। इसी इंतजार में मैं बैठी थी, लेकिन जब मैंने देखा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब मैं कोर्ट के माध्यम से ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी बेगुनाही प्रूफ करनी है। ये दिखाना है पूरे देश को कि मैं गलत नहीं थी। और उसका एकमात्र माध्यम है इस कोर्ट के केस के माध्यम से जीत कर अपनी बेगुनाही, अपनी प्रेस्टीज, जो अपनी डिग्निटी मैंने खोई है, उसको मैं वापस सूद समेत वापस लूं। ये मेरी लड़ाई है। आपकी किसी जज से मुलाकात हुई जब आप कोर्ट में गई, या सिर्फ वकीलों ने ही आपको टहला दिया?
मेरी एक्चुअल में सिर्फ वकीलों से ही बात हुई, मेरी किसी भी जज से बात अभी तक नहीं हुई है। नहीं, तो जब आप कोर्ट में जाते हैं तो एक प्रोसीजर है, आपको जज के सामने पेश किया जाता है, आप जज के सामने अपनी बात रखते हैं, फिर जज पुलिस को ऑर्डर देते हैं एफआईआर रजिस्टर करने का या एटलीस्ट अभी वो कंप्लेन रजिस्टर प्रोसेस करने स्टार्ट का। नहीं हुई है, वो जज तक अभी गई नहीं है, अभी तो कोर्ट में ही नहीं गई है फाइल। अभी तक तो हम लोग ही इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे कि करे तो नहीं, तो करे फिर तो क्या। कहीं ना कहीं आपके वकील का भी डिले है कि वो कोर्ट तक फाइल ही नहीं पहुंचा सकते हैं। नहीं, वो पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा हम रुकते हैं, पहले देखते हैं कि क्या क्या होगा, अंत में तो यही होगा, यही यही तरीका है। जी। ठीक बात है। इसमें नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का क्या रोल रहा? आपने उनसे उन तक पहुंचने की कोशिश की या उन्हें बताने की कोशिश की? मैं इस चीज में अपने देश की महिला आयोग की क्या निंदा करूं। पिछले 3 महीने से मैं लगातार ईमेल्स कर रही हूँ, 3 बार मैंने ऑनलाइन रजिस्टर किया। एनसीडब्ल्यू से मुझे ईमेल कंफर्मेशन आता है कि आपकी फाइल यहाँ पर पहुंच गई है, रजिस्टर हो गई है। फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि इस नंबर पर आप ये ऑफिसर से बात कीजिए। मैं उस ऑफिसर को लगातार फोन कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, वो मेरे ना मैसेजेस देख रहे हैं ना मेरा फोन देख रहे हैं। ये तो मैं इस प्रोसेस में सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जो लड़की यहाँ तक पहुंच गई, उसकी फाइल को उन्होंने कचरे में डस्टबिन में फेंक दिया, तो आम महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार होता होगा। क्या महिला आयोग को ये व्यवहार करना चाहिए? क्या महिला आयोग इसलिए बनाया गया है? एटलीस्ट आप पूछिए तो सही कि माजरा क्या है। आप इस चीज की तहकीकात तो कीजिए, लेकिन आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा ही देश है जहां पर ना महिला आयोग सुन रहा है, ना दिल्ली पुलिस सुन रही है, ना कोई नेता सुन रहा है। आपको पुलिस स्टेशन में क्या लगा जब पुलिस से आपकी बातचीत हो रही थी कि जो पुलिस है वो किसी तरह के दबाव में है, या कहाँ से उसको ये गाइडेंस मिल रहा है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं करनी है, कंप्लेन नहीं लेनी है? देखिए, जो मैंने एक्चुअल में लाइफ में मैं कभी पुलिस स्टेशन गई नहीं। मेरा पूरी जर्नी में ये पहली बार मेरी जिंदगी का मौका था जब मैं पुलिस स्टेशन में पहुंची। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि स्टार्टिंग में तो पुलिस ने जिस तरह से मेहमान नवाजी की मेरी, चाय नाश्ता, ये करो, बेटी आई है वहां से, इतनी दूर से आई है, हम आपके लिए खड़े हैं, दिल्ली पुलिस हमेशा आपकी सेवा में है, हमने तो मुख्यमंत्रियों तक को जेल में भेज दिया, तो ये तो सिर्फ आप बिल्कुल इस चीज को लेकर निराश मत होइए। तो मुझे एक वो इतनी होप दे दी कि मुझे लगा कि नहीं नहीं, पुलिस मेरी सुनेगी। इवन मुझे जब अपनी ही समाज के लोग आकर बोलते थे कि नहीं मैडम नहीं सुनेगी, तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जिस तरीके से वो मुझसे व्यवहार कर रहे हैं लगता है वो सुनेंगे। लेकिन वो सारा जो व्यवहार महिला पुलिस कर्मियों का था आपको और आपको उनका। आपको क्या लगता है किसका दबाव है पुलिस के ऊपर? देखिए, सेंट्रल पुलिस जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में दिल्ली पुलिस है, और ये बात सब जानते हैं। तो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल कहाँ से मिलेगा? मैंने, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के मैं कमिश्नर से तक मिली हूँ और मैंने अपनी ये विपदा उनको सुनाई है कि सर मैं एक विक्टिम होकर इंदौर से दिल्ली आई हूँ, बार बार यहाँ पर मेरी जान को खतरा हो सकता है, मैं बार बार यहाँ पर आ रही हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? आप मुझे 10-10 घंटे रात को, 10-10, 11-11 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन पे बैठी रही। तो क्या एक विक्टिम के साथ ये व्यवहार होता है? ये सवाल मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैडम, अब आपको बार बार आने की जरूरत नहीं होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आप बिल्कुल भरोसा रखिए दिल्ली पुलिस के ऊपर, हमने कई मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है और इस मामले में भी हम करेंगे। बस ये बोलकर भेज देते हैं, लेकिन पर कोई भी जब उनके जब एक्शन आपके पर साथ नहीं बार देखता। बार इस तरह के रिजेक्शन आपको मिलते रहे, कभी पुलिस से कभी कोर्ट से, जैसा कि आपने बताया, मेरे हिसाब से तो आप कोर्ट में ठीक से पहुंच नहीं पाई हैं, वकीलों तक आपका मामला रह गया। जब आप किसी जज के सामने पहुंचेंगी तो मुझे उम्मीद है कि इसमें एफआईआर हो नहीं हो बात का विषय है, पर वो पुलिस को जांच के निर्देश तो देंगे ही कि इसकी जांच करें बिल्कुल। मामले की, और अगर ठीक लगता है तो एफआईआर रजिस्टर भी करें। तो जी। इसमें मेरा जानना ये है कि आपने किसी और से मदद लेने की कोशिश नहीं की? देखिए, जब मैं वहां पर पहुंची इंडिया, जब मैंने महसूस किया दिल्ली पुलिस का रवैया ये सब, तो कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि एक काम कीजिए मैडम, आप जब तक कि बड़ा अप्रोच नहीं आएगा ना आपकी तरफ से, तब तक पुलिस नहीं सुनेगी। तो मैं इस बात को लेकर बड़ी आश्चर्यचकित थी, एकदम सरप्राइज थी कि पुलिस पीड़िता की नहीं सुनेगी, नेताओं की सुनेगी। तो फिर मैंने कई नेताओं से कांटेक्ट करना शुरू किया।
मेरी प्रोफाइल मैंने प्रियंका गांधी जी तक भेजी पूरी, जिस तरह की सारी उन्होंने मुझसे कई सवाल जवाब किए कि आपके एविडेंस में ये चीज भेज दीजिए, वो भेज दीजिए, आपकी पूरी चीजें। तो उन्होंने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे किया, सारी चीजें उनको भेजी साथ ही साथ। लेकिन मुझे कोई वहां से किसी भी तरह की मदद नहीं मिली। तो मैं वहां पर, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने मिशन चलाया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो मेरी आवाज को सुनेंगी, एक महिला के रूप में, एक बेटी के रूप में। लेकिन वहां से मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला। फिर मैंने खुद अखिलेश यादव जी से बात की। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि पीडीए कैसे में बात जिस हुई तरह से थी वो, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी से आपकी? देखिए मैसेज के माध्यम से बात हुई, फिर मैंने उनको कॉल भी किया अखिलेश जी को। मैंने लगातार कोशिश की। शुरुआत में मुझे उनका रिस्पॉन्स देख के लगा कि वो एक मानवता के नाते, वो खुद भी एक पिता है, उनकी बेटियां हैं, वो समझेंगे मेरी तकलीफ को और वो मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन जब मैंने शुरुआत में कई बार प्रयास किया, फिर मैंने देखा कि नहीं। तो एक बात मैं इस पूरी प्रोसेस से समझ चुकी हूँ। मैं लगातार प्रधानमंत्री जी के नाम पर ट्वीट्स लिख रही हूँ, वीडियो बनाकर भेज रही हूँ कि मेरी आवाज उन तक पहुंचे। मैं अमित शाह जी तक अपनी आवाज पहुंचा रही हूँ, लेकिन नहीं पहुंच रही है। तो इस पूरी प्रोसेस में मैंने एक चीज एक्सपीरियंस कर ली है कि जब तक कि मैं नेताओं के फायदे के लिए नहीं हूं, मैं फायदा नहीं पहुंचा सकती, तो वो मेरी नहीं सुनेंगे। तो राजनीति में सिर्फ फायदा और नुकसान देखा जाता है, वहां पर ना महिला सम्मान देखा जाता है, ना पीड़िता की तकलीफ को देखा जाता है। तो ये कोर्ट और पुलिस की तरफ से आपको ये निराशा भरे जवाब मिले हैं अभी तक? जी बिल्कुल। जी, अब थोड़ा सा मैं आपके ट्वीट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किए हैं। जी। एक में आपने दावा किया है कि जो सांसद हैं चंद्रशेखर, वो शराब का सेवन कर रहे हैं। आपने उसका वीडियो भी डाला है हम्म। और दावा किया है कि वो अक्सर शराब पीते हैं। बिल्कुल, और ये बात सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है, उनके करीबियों को सबको पता है। मैं तो उनके साथ में 2021 से मैं उनके रवैये को और हर एक चीज को देख रही हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पर कि ऐसे वो में पीते आपको हैं नहीं और लगता, इसमें कोई। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको उनके पर्सनल वीडियोस नहीं डालने चाहिए? ये उनकी निजता का भी उल्लंघन है। कैसे निजता का उल्लंघन है? निजता अल्कोहल का पीना किसी इसलिए भी तरह। नहीं, अल्कोहल पीना उसका गैर कानूनी तो नहीं है इस देश में। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन समाज को झूठ बोलना, समाज के अंदर ये भ्रम पैदा करना, बड़े-बड़े मंचों पे जाकर ये बोलना कि शराब का सेवन नहीं करना है, समाज के युवाओं को अपना आदर्श दिखाना, तो मैं कहीं न कहीं उनकी एक जो असली छवि है कि नेता होते क्या हैं, मंच पे कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो फिर आपको इतना डर क्यों लगा कि आपने दूसरे दिन ग्रीन टी की वीडियो, इनके ही एक सहयोगी जो इनके साथ में एक धीरज पटेल नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसको मैंने 4 दिन पहले अपलोड करने से पहले बोला कि इस व्यक्ति को समझा देना, जिस तरह से मुझे धमका रहा है ये सही नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। फिर मैंने कई बार मर्यादा में रहकर इस पूरी लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया। तो फिर मैं देखती हूँ कि उन्होंने ग्रीन टी की वीडियो बनाकर, क्योंकि वो जानते हैं ना कि दलित समाज को मूर्ख बनाना आसान है, तो तुरंत आपने उस वीडियो को देखा होगा कि वो बार बार हाईलाइट करके ये दिखा रहे हैं कि उनके हाथ में ग्रीन टी है। आपको लगता है कि मेरे जैसी लड़की जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है, वो झूठे एविडेंस पे लड़ेगी, वो झूठ बोलेगी? नहीं, ये तय करना तो कोर्ट का काम है। मैं तो बस रिपोर्ट कर सकता हूँ चीज़ों को। मैंने इस मामले में चंद्रशेखर से भी बात करने की कोशिश की है, हालांकि उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। जब आएगा तो मैं दर्शकों को उनका पक्ष भी दिखाना चाहूँगा और मुझे इंतज़ार है कि वो वन इंडिया से कब बातचीत करते हैं इस बात का। एक और चीज़, आपने एक पोस्ट डाला उनकी पत्नी और उनके बच्चे का सोशल मीडिया पर, साथ ही आपने कुछ लिखा और उसके नीचे आपने लिखा है कि मैं जान दे दूंगी। आपने एक तरह से आत्महत्या की धमकी दे दी है। तो इसके बाद किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? देखिए लगातार मैं जिस तरह का मानसिक दबाव और मानसिक पीड़ित वो फील कर रही हूँ, प्रताड़ना फील कर जी। रही हूँ, उसके बाद मैं क्या करूं? मैं कैसे लोगों को अपनी आवाज पहुंचाऊं? कैसे मैं कानून तक अपनी आवाज पहुंचाऊं? कैसे मैं देश के नेताओं तक अपनी आवाज पहुंचाऊं? तब मैंने जाकर परेशान होकर, उस दिन मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड थी, परेशान थी। अगर उस दिन मेरे मम्मी पापा मुझे वीडियो कॉल करके शायद रोते नहीं और वो मुझसे ये सवाल नहीं करते कि बेटा हमारी क्या गलती है, तुम हमको इतनी बड़ी सजा क्यों देना चाहती हो, तो शायद मैं उस दिन भी बहुत बड़ा कदम उठा लेती। रही बात पिक्चर की, तो आप जब इतने ही दूध के धुले हो, जब आपने कोई गलती नहीं की, तो आपने ये पिक्चर 2020 में जब आपने बोल रहे हो कि आपने शादी की है, जब आप दिखा रहे हो, तब आपने अपलोड किया कि दुनिया को क्यों नहीं दिखाया?
आपने ये सच्चाई क्यों छुपाई? 5 साल बाद आप ये सब चीज़ों को फ़ोटो अपलोड करके आप समाज को क्या दिखाना चाहते हो? मतलब एक आदमी जो इतने दिन से गलती कर रहा है, जो लगातार लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, एक लड़की हिम्मत करके उसके खिलाफ बोलने के लिए खड़ी हुई, क्योंकि ना मुझ में लालच है, ना मुझ में दलाली है, ना मैं झूठ बोल रही हूँ। तो यही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें करके उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ठीक बात है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आप का दावा है कि आप उनके साथ एक रिश्ते में थी और आपको उनकी शादी की बात पता नहीं थी, आप उस चीज़ से अनजान थी और फिर ठीक है, रिश्ता टूट गया, इसको इतना ज़्यादा उखाड़ने की ज़रूरत क्या है? लेकिन जो हरासमेंट मैंने फेस किया है, ये इस रिश्ते ने सिर्फ मेरे दिल को नहीं तोड़ा, मेरे आत्मसम्मान को तोड़ा। इस रिश्ते ने मेरी जो छवि समाज में बनी हुई थी उसको तोड़ा। किस तरीके से जो व्यवहार झेला मैंने, जो काम मैं करना चाहती थी उस काम में दरारें पड़ने लगी। ये व्यक्ति मेरे खिलाफ सिर्फ एक रिश्ता टूटना, शायद मैं मूव ऑन करके इस चीज को आगे करके अपने काम में निकलने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन इसने जब देखा कि ये लड़की मेरी कॉम्पिटिटर बनेगी, तो इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ अप्रैल में यूनाइटेड नेशंस में झूठी कंप्लेन की। वहां से मेरा गुस्सा ज्यादा फूटा कि एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से तो मुझे इस तरीके से अपमानित करा ही है उसने, जिस तरीके से जो करना था, लेकिन जो अब मेरी जिंदगी को, जो मेरी इतनी मेहनत की कमाई है, जिसके लिए मैंने संघर्ष किया, उसको भी खत्म करना चाहता है। तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगी? क्या गलती है मेरी? अच्छा, एक चीज़ और आपने शायद ये भी कहा है कहीं कि आप अकेली नहीं हैं, और भी लड़कियां हैं आपके जैसी। बिल्कुल। और उन लड़कियों से मैं बात करती हूँ। कल ही एक लड़की का फ़ोन आया था, उसने मुझसे कहा कि दीदी जब आपके जैसी लड़की नहीं लड़ पाएगी ना, तो लाखों लड़कियाँ कभी लड़ ही नहीं पाएँगी। मैं तो इस बात को लेकर खुश थी कि सालों बाद मुझे न्याय मिलेगा क्योंकि रोहिणी हमारे लिए लड़ रही है। तो ऐसी कई पीड़िता हैं जिनको ये सेम चीज़ें उनके साथ की है। मैं तो बार-बार समाज को चीख-चीख कर ये बोलना चाहती हूँ कि ये समाज हमारे बहुजन आंदोलन के लायक नहीं है, ये दलित राजनीति के लायक नहीं है, ये हमारा नेतृत्व कहीं कहीं से कहीं तक नहीं कर सकता। जिसके अंदर ना मान मर्यादा है, ना डिग्निटी है। आपने मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। आपने लड़कियों का ज़िक्र किया, कितनी लड़कियाँ आपके संपर्क में ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं कि उनके साथ भी वही हुआ जो आपके साथ हुआ है? 3 लड़कियों से तो मैं बात करती हूँ, 2 लड़कियों के नाम और मैं जानती हूँ लेकिन उनकी शादी हो गई है, तो वो सामने नहीं आना चाहती। लेकिन 3 लड़कियों से तो मैंने खुद बात की है। और एक नई बहुत ही डीप कहानी मुझे 3 दिन पहले पता चली, उसकी मैं पूरी तहकीकात कर रही हूँ। और वो केस इतना बड़ा केस है, वो मुझसे भी बड़ा केस है। अगर वो आया सामने, तो अगर आप मुझे नहीं उसके लगता बारे कि में फिर थोड़ा-सा बता सकें हमें। नहीं, एक केस है जिसकी मैं अभी पूरी, क्योंकि जो फैमिली है वो बहुत डरी हुई है अभी, वो बहुत कोई बात गरीब नहीं, आप परिवार के लोग हैं। नाम मत लीजिए, थोड़ा-सा उसके बारे में हाँ, बैकग्राउंड में बता दीजिए। मुझे अभी अभी मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ कि ये सच भी है या नहीं। और जब तक कि मेरे हाथ में सारे प्रूफ्स नहीं आ जाते, मैं इसके ऊपर नहीं बोलूँगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई है, उसने मुझे ये कहा है कि मैं जो बोल रही हूँ, वो बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैं आपको हर एक चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। और इस केस ने मुझे 3 दिन से इतना परेशान किया है कि मैं रातों में सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो जी। लड़की अब इस दुनिया में भी नहीं है। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो मैं उस लड़की की पूरी तहकीकात करने में लगी हुई हूँ कि क्या ये सच है? किस वजह से सुसाइड किया है उन्होंने? यही सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, और हैरेसमेंट करने वाला कौन था? जिसका मैं नाम ले रही हूँ, कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। ओके। रोहिणी, एक और चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, पुलिस से आपकी जो आखिरी बार बातचीत हुई थी, उन्होंने जांच का कोई दावा किया हो कि वो जांच कर रहे हैं, या फिर कहाँ तक जांच पहुँची है? कुछ बताया उन्होंने आपके केस के अपडेट के बारे में? देखिए, मेरी अधिकतर आईओ से बात होती है, मेरी एसीपी सर से बात होती है, मीना जी है जो वहाँ पर एसीपी, उनसे बात हुई है। उन लोगों ने तो ये कहा है कि जो काम हम लोग आफ्टर एफआईआर करते हैं, वो भी हम करके बैठे हुए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन आईओ का रिसर्च होता है, जिस तरीके से वो सारे एविडेंस को क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं हर एक चीज को, उसकी पूरी फाइल्स बनाकर बैठे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैडम हम आपके इस केस में रफ्तार डालना चाहते हैं, जल्दी आपके ऊपर इसी चीज के ऊपर कार्रवाई हो, इसीलिए हम इसकी प्रोसेस को कर रहे हैं। तो जब इतनी मोटी फाइल बना के आप बैठे हो, आपने सारा काम कर लिया है, तो आप कहाँ चुके हो? तो उन्होंने बस वो एक ही चीज बोलते हैं कि ऊपर से जैसे ही ऑर्डर आएगा हम तो एफआईआर लिखने के लिए बैठे हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने तो मुझे ये तक कहा कि मैडम देखिए हमने 4 धाराएं लगा दी हैं और इस पर ये मुकदमा दर्ज होगा, अब आप बस हम एक साइन का इंतजार कर रहे हैं। तो ये किसका इंतजार कर रहे हैं? ठीक बात है। अगली बार जब
आपका भारत आना हो तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आपके केस में एफआईआर हो नहीं हो बात का विषय है, लेकिन मामले की जांच पुलिस ठीक ढंग से करे, ज़रूर ऐसी हो। उम्मीद करता हूं मैं। और एक बार फिर से बहुत शुक्रिया रोहिणी, आपका हमें समय देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आने वाली कल बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.